हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने लॉकडाउन वाले फॉर्म में जिसका नाम है आपकी अदालत 3 सवालों की। और आज मेरे सवालों के जवाब देने जो आ रहे हैं उनका नाम है ललित कुमार जैन और वो आगम प्रॉपर्टी डीलर है और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छे इंसान भी। और मैं उन्हें आज 3 सवाल पूछने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छे सवाल है। और अब हमें ये देखना है कि वो जवाब कैसे देते हैं, वो हमें क्या समझाते हैं उनके जवाबों से और हम क्या सीखते हैं। और आपका पहला सवाल है, आपके हिसाब से आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और हम सबको क्या करना चाहिए जिससे भारत देश आत्मनिर्भर जल्द से जल्द बन सकता है। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार कर्नावट। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जिस तरह आपने सवाल पूछा है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह अपने चाइना में प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, तो उसका 50 से 60% भारत में माल बिकता है, बाकी का अन्य देशों में बिकता है। अभी भारत में ऐसे कोई संसाधन नहीं है, भारत में इस तरह का उत्पादन नहीं होता है। तो जिस कोरोना काल में जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती है, तो जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, इनको जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर ज़मीन का संपादन करके इनको 5 साल टैक्स फ्री करके इनको दिया जाए, ताकि इससे अपने यहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोजगार है और श्रमिक है और माल ढुलाई वाले, उनको सबको रोजगार मिलेगा और उससे आने वाले टाइम में और अच्छा फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और चाइना के जितने भी ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल करें, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही उसे लें, बाकी ना लें। क्योंकि इससे क्या, जो अपने यहाँ पे जो भी मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कार्स के पार्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें भारत में आती है, तो भारत में भी इनका उत्पादन होना चाहिए और भारत में ही इनको बिकना चाहिए और बाहर के देशों में भी बिकना चाहिए, तभी अपना भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जिस तरह अपने यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से लोकल दुकानदारों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, तो भारत की जनता से मेरी ये अपील है कि जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं अपने यहाँ पे लोकल मार्केट है, लोकल दुकानदार से ही खरीदें, ऑनलाइन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन भी सब बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर माल बेच के अपना प्रॉफिट रुपए से लेके डॉलर में कन्वर्ट करके लेके चले जाते हैं। और जिस तरह लोन के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया है बड़ी बड़ी लोन देने के लिए, तो गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो सरकारी बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो जितने भी अपनी प्राइवेट बैंक है, फाइनेंस कंपनियां हैं और जितने भी अपने यहाँ पे लोन देती है, सभी को इजाज़त देनी चाहिए कि वो सभी बैंक के लोन देने लग जाए। तो उससे क्या होगा, सभी आदमी को लोन मिलेगी और सब अपने अपने हिसाब से काम धंधा चालू करेंगे और इस तरह से अपना भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और आपका दूसरा सवाल है, अगर आपको समझाना हो किसी को कि रोटी कपड़ा मकान की क्या वैल्यू होती है हमारी ज़िंदगी में, तो आप कैसे समझाओगे? जिस तरह आपने सवाल पूछा रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो रोटी के लिए मैं बताऊं, जिस तरह अपने भारत में 2 टाइम खाना खाते हैं, कोई बार 3 बार खाना खाते हैं। बहुत से सारे ऐसे प्रजा है भारत में जिसको 1 टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। अपने यहाँ पे बहुत घरों में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जो कचरे में डालते हैं, खाना खाने जाते हैं होटल में, वहाँ पे भी जूठा डालते हैं, तो वो कृपया करके जूठा ना डालें और कचरे में ना फेंकें। वो खाना पार्सल करके अपने यहाँ पे जो भी आस पड़ोस में जितने भी गरीब मजदूर हैं उनको आप खाना देंगे तो आपको वो लोग दुआएं देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें और ना ही जूठा छोड़ें। और जिस तरह अपने यहाँ पे पशु पक्षी है जो सुबह शाम रोड पे घूमते हैं, तो 1-1 रोटी सुबह शाम उनको भी डाल दें, जैसे अपने गाय है, कुत्ते हैं, उनके लिए। और सुबह सुबह जो अपने पक्षी यहाँ पे छत पे आते हैं उनको दाना डाल दें, और उनके लिए पानी में गमला भर के रख दें, जैसे गर्मियों में उनको प्यास की वजह से मर जाते हैं। और जिस तरह अपने यहाँ पे कपड़े के लिए बोला है, तो कपड़े का अपने यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं भारत में भी, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड के पीछे भागने की वजह से अपने पे भारत का कपड़ा जल्दी बिकता नहीं है।
तो भारत के लोगों से मेरी विनती है यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, और लोकल वालों को भी बोलूँगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाए और बढ़िया क्वालिटी बना के बाज़ार में बेचे, तो आपकी भी ब्रांड वैल्यू बनेगी। और जिस तरह अपने यहाँ पे कपड़े पहनते हैं, साल 2 साल बाद पुराने हो जाते हैं, जिससे वो बहुत से जन उनको फेंक देते हैं, तो उनके कृपया करके उन्हें फेंके ना। जिस तरह मंदिर के पास बैठे रहते हैं मांगने वाले, उनको कपड़े दे दें आप, तो आपको दुआ ही देगा। जिस तरह उनके फटे हुए कपड़े तो अच्छे से कपड़े पहनेगा। जिस तरह यहाँ पे अपने गर्मी पड़ती है तो उस तरह के हिसाब से कॉटन के कपड़े दे दें, और ठंडी के हिसाब से कंबल चद्दर बांटें उनको। तो क्या है, सबको साथ में लेके चलना है और सबका ध्यान रखना है। और मकान के लिए मैं बता दूं, जिस तरह अपने यहाँ पे भारत सरकार अभी काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, गांव शहर सब जगह गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी दे रही है। गांव में 2.5 से 3 लाख रुपए देती है मकान बनाने के लिए, और शहर में जब आप मकान खरीदते हो तो उसमें भी 2.5 से 3 लाख रुपए सब्सिडी देती है। और गाँव में टॉयलेट बनाने के लिए भी 12 से 13 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया गवर्नमेंट देती है। तो भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे, तो सबका मकान मिल जाएगा। और जिस तरह ये लोग अपने पतरे वाले मकान में रहते हैं, झुपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उनको भी अच्छे से मकान मिल जाए, इसी मेरी दरख्वास्त है भारत सरकार से। और मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे, भारत देश में जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो सही है या गलत आपके हिसाब से? जिस तरह अपने भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास पूरी तरह गलत है। पूरा इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और अपना इतिहास मिटाया गया है। अपना जो राजा महाराजा थे और उनका बहुत बड़ा बलिदान था, और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाई थी। तो उससे प्रेरित होकर मुगलों ने हमारे भारत पे राज किया था, और हमारे कुछ चंद गद्दारों की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। बाकी मुगलों ने अपनी सेना नहीं लेके आई थी, भारत में ही अपनी सेना बनाई थी, जो अपने यहाँ पे कुछ गद्दार थे। और उसके बाद जिस तरह 150-200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, तो वहाँ पे भी अपने ही भारत की प्रजा में कुछ गद्दार थे, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ था। और हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, लेकिन अपने इतिहास में वो इतिहासकारों के क्रांतिकारों को पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही उनका नाम लिया जाता है। तो भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उनका सबका इतिहास में नाम लाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम में लाया जाए। उससे क्या होगा कि सबको पता चले कि हमारे राजा महाराजा योद्धा वीर योद्धा थे, जो अपने क्रांतिकारी वीर थे, उनके बारे में सबको पढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ पे जो आरक्षण लागू किया था कुछ चंद लोगों की वजह से, जिन्होंने अपने को जात पात और धर्म में बांट के रख दिया है। बाकी ये आरक्षण में सिर्फ लड़ाई झगड़ा और ये है, उससे क्या होता है कि जो अपने यहाँ पे उसके आरक्षण की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, और इसको एक कथा कथित के रूप में दिया गया है, क्या कि इसमें अपन लड़ाई झगड़ा करके इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दंगा प्रसाद होते हैं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है आरक्षण की वजह से। तो इसको जल्द से जल्द आरक्षण को हटाया जाए और सब एक सम्मान किया जाए। हम सब भारतीय एक है, तो हम सबको सम्मान हक मिलना चाहिए, कोई भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए आरक्षण की वजह से। और जिस तरह ये लोग अल्पसंख्यक है, आरक्षण है, इसको पूरी तरह निष्कासित किया जाना चाहिए। और अपने यहाँ पे जो जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए भारत सरकार से दरख्वास्त है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और जल्द से जल्द इसको लागू करें। इससे क्या होगा कि भूखमरी बेरोजगारी इससे मिटेगी और आर्थिक जो विकास है वो नहीं रुकेगा। और अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून चलाते, वो भी बंद होना चाहिए। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जो एक देश एक कानून होना चाहिए, जो भारत का संविधान माने। अगर सब अपना अपना कानून के हिसाब से धर्म के हिसाब से चलेंगे तो वो नहीं चलना चाहिए। हम सब भारतीय एक है, तो भारतीयों को वो कानून भी एक होना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। क्या बात है ललित भाई, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए और मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत लोगों को पसंद भी आएंगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया और हमें ये सब बातें समझनी भी चाहिए। और पहले तो थैंक यू सो मच जो आप मेरे वीडियो में आए और मेरे तीनों सवालों के इतने अच्छे से जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो then like, share and subscribe to my channel and press the bell icon so that never missing to update.